प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। साइंस का एग्जाम साइंस और कॉमर्स का एग्जाम पहले है, जबकि आर्ट्स का एग्जाम बाद में है। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जेसीईआरटी द्वारा विद्यालयों में जो वीकली टेस्ट लिया जाता है आपका प्रोजेक्ट रेल के तहत 2023 से लेकर अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं सभी को एक वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? तो भूमि, श्रम, पूंजी सभी हैं। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग और आर्थिक विकास तीनों है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य हो जाती है। बहुत हिट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ती है, क्योंकि कॉफी और चाय जो है वो प्रतिस्थापक वस्तु, तो कॉफी का अगर मूल्य बढ़ेगा तो चाय का मांग बढ़ जाएगा और कॉफी का मांग घट जाएगा। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो इसका समीकरण है dx बराबर फंक्शन ऑफ px, मतलब d यहाँ मांग हो गया, p हो गया, सो मूल्य हो गया, और f जो छोटा f देख रहे हैं वो फलनात्मक संबंध को बताता है। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। ये चित्र देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसमें जो चित्र है क्या प्रदर्शित करता है? तो ये पूर्णतया लोचदार को प्रदर्शित करता है। पूर्णतया लोचदार मांग को प्रदर्शित करता है। और यही चित्र अगर कुछ इस तरह का रहे तो ये पूर्णतया बेलोचदार को प्रदर्शित करे। ये लोचदार को प्रदर्शित करता है, पूर्णतया लोचदार, यह पूर्णतया बेलोचदार को। निम्नलिखित उदाहरण में मांग की लोच क्या है? तो मांग की लोच इसको बताना है, मैथमेटिकल है। तो यहाँ पर देखिए, जो शुरू का मूल्य है वो P कहलाएगा, ठीक है। तो P है आपका 5, फिर P1 हो गया 4, Q हो गया आपका 10, और Q हो गया 10, Q1 हो गया 15। तो हम लोग डेल्टा P पहले निकालें, तो डेल्टा P हो जाएगा 4 माइनस 5, मतलब P1 में P को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? -1। डेल्टा Q जब निकालेंगे तो हो जाएगा Q1 माइनस Q, मतलब 15 माइनस 10, तो क्या बचेगा? 5। तो ये आपका बच्चा कितना? -1 डेल्टा P, और ये 5 बचा। तो इसी को हम लोग बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P, इसमें बैठा देंगे। तो डेल्टा Q अभी हम लोग निकाले, 15 में 10 को घटा के तो 5 आया था, और Q जो हो जाएगा शुरू का मात्रा कितना है? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका है डेल्टा P, तो 4 में 5 को घटाइएगा तो -1, और फिर P हो गया आपका शुरू का P 5। अब इसको हम लोग पलट देंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा रहता है, ये माइनस कट गया, 5 दूनी 10। इसको 2 को 5 में भागा दे देंगे तो अढ़ाई आ जाएगा, 2.5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। उत्पादन संभावना वक्र तो अक्ष की ओर नतोदर होती है। उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस तरह का होता है, जो अक्ष की ओर क्या होती है? धंसा हुआ होता है, तो इसको हम लोग नतोदर कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जब तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। कहने मतलब है, ये मार्शल के अनुसार है, ये है आपका सीमांत उपयोगिता का रेखा, और ये है मूल्य का रेखा। जहां कटेगा वहीं पर उपभोक्ता संतुलन होगा। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है 0। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन, तो मांग की लोच हो जाएगी तो 1.5 हो जाएगा। इसको इसमें भागा दे देना है बच्चों, इसको इसमें भागा दे दीजिएगा, इतना आ जाएगा। मांग में संकुचन तब होता है जब तो कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल के अनुसार। उदासीनता वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, देखिए इस तरह का, इसको कहते हैं उन्नतोदर। और इस तरह का उत्पादन संभावना नतोदर, इसको नतोदर कहते हैं, इसको उन्नतोदर कहते हैं। तो उदासीन वक्र जो है उन्नतोदर होता है, जबकि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है। इसको ध्यान रखना है।
अगला है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है? तो साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना दोनों है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अल्पकालीन उत्पादन फलन रहेगा तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन रहेगा तो पैमानिक प्रतिफल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? तो ये बी ऑप्शन जो है वो फॉर्मूला है उत्पादन फलन का, जिसमें क्यू आपका उत्पादन है, एफ फलनात्मक संबंध और ए बी सी डी जो है वो साधन है। जब उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में सबसे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, तो इसको हम लोग पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो स्थिर लागत जो नहीं है वो कच्चे माल की लागत है। निम्न में कौन औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी को प्रदर्शित करता है? तो एबीसी का फॉर्मूला होता है टीबीसी भागा क्यू। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो यू आकार का होता है। किस तरह का होता है? यू आकार का, इस तरह का। निम्न में कौन सही है? तो सीमांत आय का ये फॉर्मूला है डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, सही है। एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो संतुलन के दो शर्त होते हैं, पहला एम आर बराबर एम सी होना चाहिए और दूसरा एम सी वक्र एम आर एक वक्र को नीचे से ऊपर जाते हुए काटो। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती, यह कथन जेबी से का है। पूर्ति के नियम को निम्न में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो ये आपको फॉर्मूला एस बराबर फंक्शन ऑफ पी, एस पूर्ति है, पी मूल्य है और एफ फलनात्मक संबंध है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, इसको सापेक्षिक बेरोजगार हो जाएगा। पूर्ति की लोच की माप का निम्न में कौन से सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो ये फॉर्मूला है, इसको तो याद कर लेना होगा आपको, डेल्टा क्यू बट्टा क्यू गुने पी बट्टा डेल्टा पी। पूर्ण प्रतियोगिता ने निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आपका सभी कथन सही है। पूर्ति में कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो और उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, ये दोनों कारण हो सकते हैं, आपका ए हो जाएगा। मौद्रिक लागत में निम्न में कौन में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, स्पष्ट लागत है, अस्पष्ट लागत है, सभी सम्मिलित होती है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो उपर्युक्त सभी। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रैगनर फ्रिश ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रैगनर फ्रिश। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? तो तीनों है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो उत्पादन संभावना वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो बाएं से दाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक लागत, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है, ये रॉबिन्स का कथन है, ठीक है, रॉबिन्स का। निम्न में कौन उत्पादन के साधन है? तो उपर्युक्त सभी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सरकार द्वारा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मुद्रा के कार्य है, तो विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, धन का संचय, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होती है? घटती है। साख गुणक का सूत्र है 1/CRR। साख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का विधि है, तो बैंक दर, नगद कोष अनुपात और खाली बाजार क्रियाओं की जगह हो जाएगा खुली बाजार क्रियाएं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। और यदि यहाँ एम पी सी प्लस एम पी एस, तो इसका भी 1 होता है बच्चों। निवेश गुणक को सूचित किया जाता है, तो निवेश गुणक का फॉर्मूला है के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। निम्न में कौन सही है? तो के बराबर 1/MP/S होता है, ये सही है। ये दोनों फॉर्मूला है, ये है, एक ये है के का, और
ये और एक ये है फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC, तीनों गुणक का फॉर्मूला है। समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो पूर्ण रोजगार, समग्र मूल्य स्तर और सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सभी का कहता है उपयुक्त सभी। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JM केन्स को माना जाता है। पूंजी के भंडार में वृद्धि को कहा जाता है तो पूंजी निर्माण। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह में शामिल है? तो उपभोग, निवेश, आय तीनों शामिल है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह की संतुलन स्थिति लागू होती है? तो यही लागू होती है CIGX-M। सी हो गया उपभोग संबंधी, विनियोग संबंधी, सरकारी व्यय, और ये आयात माइनस निर्यात। स्थिर पूंजी को उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो मूल्य ह्रास कहते हैं। यहाँ उपभोक्ता लिखा गया बच्चों। स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो मूल्य ह्रास कहते हैं। राष्ट्रीय आय मापने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल है? तो राष्ट्रीय आय में शामिल इनमें से कोई नहीं शामिल होगा राष्ट्रीय आय में। NDPFC, तो ये इसका फॉर्मूला वाट क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है आपका GNPMP, अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक मदद। मतलब यहाँ पर होगा GNPMP, फिर होगा माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक मदद। बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो उपर्युक्त सभी। वह बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, जिसको हम लोग एकाधिकार कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो उपर्युक्त सभी। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है तो एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अति अल्पकाल बाजार में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, बी तथा सी। एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है तो किसमें? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये है आपका मार्शल के अनुसार। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामना करना पड़ता है तो सभी का, मतलब स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम और स्थिर सीमांत आगम का। अर्थशास्त्र का पिता किसे स्वीकार किया जाता है? तो एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है तो क्या, कैसे, किसके लिए? तो यहाँ डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मतलब शॉर्टकट में बता दिए क्या, कैसे, किसके लिए ये समस्या है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो कैसे उत्पादन करें। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी का। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैगनर फ्रिस ने हो जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 1936 में JM केन्स ने लिखी थी। 1936 में JM केन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है कीमत सिद्धांत। समान लाभ की दशा में कीमत किसके बराबर होती है? तो न्यूनतम औसत लागत के। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है तो मांग और पूर्ति द्वारा। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में असमान लाभ के कारण क्या होता है? तो नए फर्मों का प्रवेश। भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में किन मदों को सम्मिलित की जाती है? तो ए तथा बी दोनों, मतलब दृश्य और अदृश्य दोनों। भुगतान शेष के चालू खाता में शामिल की जाती है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अल्पकालीन ऋण को भुगतान शेष के किस खाता में शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाता में। भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की शुरुआत की गई थी तो 1966-67 में। जब कीमत न्यूनतम लागत से कम होती है तो फर्मों को क्या प्राप्त होती है? हानि। एक फर्म शाम की स्थिति में होती है जबकि वह
अपने उत्पादन स्तर को बदलने को तैयार ना हो, अधिकतम लाभ अर्जित कर रही हो। तो यहाँ सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु के उत्पादन लागत द्वारा तय होती है, किसने कहा था? तो डेविड रिकार्डो ने। किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है, कथन है, ये किसका कथन है? तो ये है जे वंश का। पूर- पूर्ण बेरोजगार पूर्ति विशेषता है, तो अति अल्पकाल का। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण रोजगार होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में। ये हिट क्वेश्चन है आपका बच्चों। एक फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, तो ए आर बराबर एम सी नहीं है। क्या शर्त है? तो एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। एम सी एम आर को नीचे से काटे, बी और सी दोनों, ये तीनों सही है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में है शर्त नहीं है। इस पे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ आपका ए हो जाएगा, ये नहीं है। एल ई आर एम एस का संबंध किससे है? तो विनिमय दर से है। निम्न में कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाती है? तो चाय का निर्यात। निम्न में कौन व्यापार संतुलन का घटक नहीं है? तो ये आपका अदृश्य व्यापार। मुक्त बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा की कीमत के रूप को कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं लचीली विनिमय दर। स्मिथसोनियन समझौता का संबंध था, तो ये समझौता था विनिमय दर। कुल धारणा के अनुसार फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है, तो यहाँ टी आर तथा टी सी से अधिकतम अंतर, मतलब ये मार्शल के अनुसार इस तरह का, ठीक है। ये अंतर जहाँ ज़्यादा रहेगा वहीं पर संतुलन होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ए आर तथा एम आर का क्या संबंध होता है? तो ए आर बराबर एम आर होता है। निम्न में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। एकाधिकार को हम लोग मोनोपोली कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, और इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा कि एकाधिकार पूछ रहा है कि एकाधिकारी पूछ रहा है। एक वस्तु की 5 इकाई बेचने पर कुल आगम 100 है, 6 इकाइयों को बेचने पर सीमांत आगम 8 है। 6 इकाइयों किस कीमत पर बेची जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका 18 इकाई। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें आपका फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा बट्टा पी। इस फॉर्मूला के आधार पर आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बाजार वास्तविक जीवन में मौजूद है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता। किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक होता है? तो एकाधिकार। अत्यधिक मांग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो मुद्रास्फीति की। भारत का वित्तीय वर्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पादन शुल्क। बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो आपका राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों है, इसलिए सी हो जाएगा। बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो बजट प्राप्तियां बजट व्यय दोनों है, तो सी हो जाएगा आपका। प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर उपहार कर दोनों है, सी हो जाएगा। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाता है राजस्व व्यय। भारत में 1 रुपया नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो सीमा शुल्क। बजट की अवधि क्या होती है? तो वार्षिक होती है। अब बजट का कार्यकाल कितना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये वार्षिक हो जाएगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट उपयुक्त होता है? तो घाटे का बजट। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है? तो वस्तु की कीमत। पूर्ति के लिए निम्न को निम्नलिखित में कौन सा आकलन प्रदर्शित करता है? तो ये फॉर्मूला है, ऊपर भी ये क्वेश्चन था, एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? तो किसी समय की अवधि और कीमत दोनों से, सी हो जाएगा। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्यवस्था निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दीर्घकाल हो जाएगा। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है, तब सीमांत उत्पाद एमपी क्या होता है? तो औसत उत्पाद के समान होता है, मतलब कुछ इस तरह। ये है आपका औसत उत्पाद, और इसको ऐसे होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो पैमाने के प्रतिफल नियम से। ये भी क्वेश्चन ऊपर में बता दिए थे। किसी वस्तु के उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहते हैं? तो लागत कहते हैं। बच्चों एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए
क्योंकि 2023 से, कब से, 2023 से लेकर 2000 अभी क्या चल रहा है, 25 तक जो भी आपका प्रोजेक्ट रेल के तहत एग्जाम जो आपका विद्यालय में वीकली टेस्ट लिया जाता था, उसका जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसी को मैं बता रहा हूँ। तो 2023 से तो इसलिए क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट हो जा रहा है। छठा है, किसी वस्तु के उत्पादन से उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है, तो लागत। अवसर लागत क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो, खोया हुआ अवसर और हस्तांतरण आय। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत। निम्नलिखित में से सही अंकित कीजिए, ये फॉर्मूला है टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। यहाँ टीवीसी हो गया कुल परिवर्तनशील लागत, टीसी हो गया कुल लागत, टीएफसी हो गया कुल स्थिर लागत। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर बढ़ता जाता है। मांग की लोच क्या है, तो मात्रात्मक कथन है, और मांग का नियम जो है वो गुणात्मक कथन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पत्ति के साधनों का। ऊपर हम लोग फॉर्मूला इस तरह का देख चुके हैं बच्चों, डी, ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो यही इस तरह लिखा हुआ है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पत्ति के साधनों का। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल के नियम से, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर में बताए थे। कृषि में मुख्यतः लागू होता है, तो उत्पत्ति ह्रास के नियम। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो हार्ले विदर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भारत में 1 रुपया नोट जारी करने का अधिकार तो केंद्रीय सरकार को। ऐसे 1 रुपया नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ वित्त मंत्रालय नहीं लिखा हुआ, इसलिए केंद्रीय सरकार को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। साख गुणक होता है, तो साख गुणक जो है इसमें से कोई नहीं दिया हुआ आंसर बच्चों, जबकि साख गुणक का ये फॉर्मूला था। ये आंसर जो है ऑफिशियल ही दिया गया है, तो इसीलिए ये साख गुणक का फॉर्मूला है 1/ओ, इसका फॉर्मूला होता है साख गुना 1/CRR, जबकि यहाँ CRR तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं लगता है। तो बच्चों, ये थे आपके 2023 से लेकर अभी तक जो भी वीकली टेस्ट में आए हुए थे उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।